लोग बात करेंगे सुमित्रानंदन पंत के बारे में। सबसे पहले कवि परिचय हम लोग जानेंगे, तत्पश्चात जो है इसके जो इन्होंने काव्य लिखा है उसके अर्थ को समझेंगे। चलिए पहले देखते हैं, ये क्लास 10 से संबंधित है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत कहता है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में जो है अल्मोड़ा में 1900 ईस्वी में जो है अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे के बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। देखिए कितना ये दुखमय घटना हुआ इनके साथ कि जन्म के 6 घंटे के बाद इनकी माता का जो नाम था सरस्वती देवी, उनका देहांत हो गया। और पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे और उनके पिता जो गंगादत्त पंत थे वे कौसानी टी स्टेट में अकाउंट के पद पर कार्यरत थे। कहता है पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। यानी कि उनकी जो प्राथमिक शिक्षा आरंभ हुई थी वह गांव से ही हुई थी और फिर हाई स्कूल की जो शिक्षा उन्होंने पाई वह बनारस से। वे कुछ दिनों तक कालांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। उनका जो निधन हो गया था वह 29 दिसंबर 1970 ईस्वी में हुआ था। कहता है पंत जी की आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ था। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। यानी उनका जो रचनाएं हैं वह बहुत ही प्रकृति और सौंदर्य से संबंधित है। कहता है पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, यानी कि इनको छाया में लिखने की आदत थी। इनकी जो कविताएं हैं वो छाया वाली कविता है, जो आप पढ़िएगा वही कविता के माध्यम से। परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं, यानी उनका जो विचार है बहुत ही वह मानवतावादी है। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। इन्होंने जो है प्रसाद और निराला के समान छंद और शब्दों में जो है कई तरह के योजनाओं का प्रयोग किया। कहता है पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युग बौद्ध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बात यहाँ पर कहा गया है। कहता है वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर जो है मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया था। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे, यानी कि उनकी जो कविताएं हैं ज़्यादातर विशेष रूप से देखा जाए तो ये आज़ादी के पहले की कविता को इन्होंने जो है उस समय आज़ादी का पीरियड चल रहा था और उसी समय से जो है वे कविता लिख रहे थे। तो विशेषकर अगर देखा जाए तो प्रत्येक कविता में इनके जो है मानवतावादी गुण देखने के लिए मिलते हैं। जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी भी रहे। उनका अंतिम काव्य का नाम था लोकायतन, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार है: उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णध्वलि धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चितंबड़ा आदि। इन्होंने कई सारी जो है रचनाएं की थी जो कि मैंने आपको बताया। और यहाँ देखिए आप क्या कहा जा रहा है कि पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा है। चिदंबरा पर उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि एक सम्मानित पुरस्कार है साहित्य के लिए। कहता है प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि, यानी कि ये जो है प्रकृति सौंदर्य की कविता लिखते थे और ये इसमें विख्यात भी थे। तो कहा गया है कि उन विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी की यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि, यानी कि सुमित्रानंदन पंत कौन थे? तो छायावादी कवि थे, याद रखिएगा आप लोग।
सुमित्रानंद पंत को की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या संकलित है। यानी कि आगे जो हम लोग कविता पढ़ेंगे वो जो है संकलित है किससे? ग्राम्या से। यह कविता जो है आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। कवि यहाँ इसी भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। तो ये तो रहा कवि परिचय। अब हम लोग इनका जो कविता है भारत माता, उनके अर्थ को स्पष्ट करते हुए जानेंगे कि इन्होंने क्या बताया है भारत माता के द्वारा। चलिए देखते हैं कविता। कविता कहता है कि भारत माता, कविता का शीर्षक यही है भारत माता। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट हो जाता है भारत माता के बारे में इन्होंने लिखा है कविता में। तो देखिए क्या लिखा है। कहता है भारत माता ग्रामवासिनी, अर्थात भारत माता कहाँ रहने वाली है? ये गाँव में रहने वाली है। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। यानी पहली पंक्ति में जो है सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जो भारत माता है वह गाँवों में निवास करने वाली है, जहाँ की खेतों में फैला हुआ है श्यामल और उनका जो आंचल है वह धूल से भरा हुआ है, और यहाँ तक कि जो मिट्टी की प्रतिमा यानी कि भारत की जो मिट्टी है, यानी कि जो यहाँ की मिट्टी है, धरा है, वह एक तरह से गंगा यमुना में आंसू जल से संज्ञा देते हुए संबोधित किया है। और उसकी प्रतिमा जो है वह उदासनी, अर्थात भारत माता के आंसू जो है बह रहे हैं, वो मिट्टी की प्रतिमा जो है उदासनी है। अर्थात भारत माता का जो खेत है, खलिहान है भारत का, वह सब बंजर हो चुका है, क्योंकि ये कविता जो है आज़ादी के पहले की है और उस समय अंग्रेज़ों के अत्याचार के कारण भारत के लोग बहुत ही कष्टमय ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। इसलिए जो है इस कविता के माध्यम से वे बताते हैं कि भारत माता जो है वह मतलब उसकी स्थिति जो है बहुत ही खराब है। आगे कहता है दैन्य जड़ित अपलकनत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विष्णन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। तो प्रवासिनी कौन बनी हुई है? कौन? स्वयं अपने घर में प्रवासिनी बनी है भारत माँ। कहता है दैन्य जरित अपलक न चितवन, यानी कि उनका जो नत है वह झुका हुआ है। अधरों में चिर नीरव रोदन, यानी कि जो होठों की जो मुस्कान है वह चली गई है, वह रुदन अवस्था में है। और युग युग के तम से विष्णन मन, और वह जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो क्रूरता भरी शासन हमारे देश में हुआ था उस समय, उस कारण से जो है भारत माता का जो मन है वह विस्मित हो चुका है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह अपने घर में ही प्रवासी बनकर रह रही हो। आगे कहता है 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। कहता है 30 कोटि में हो गया 30 करोड़ संतान, यानी भारत माता की 30 करोड़ संतान। जब आज़ादी नहीं हुई थी तो उस समय भारत की जनसंख्या जो थी लगभग 30 करोड़ थी। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि 30 कोटि संतान नग्नतन, यानी 30 करोड़ जो भारत माँ के संतान थे वे नग्नतन अवस्था में थे। अर्धक्षुधित, यानी आधा भोजन करते थे। शोषित, उनका शोषण किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। निरस्त्र जन, यानी कि कोई और जो यहाँ के लोग थे वे निरस्त्र थे। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मूर्ख थे, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, यानी असभ्य थे, अशिक्षित थे और बहुत ही गरीब थे। यहाँ तक कि उनका जो नत मस्तक था वह तरुतल निवासिनी, नत जो है यानी जो उनका सर जो है वह झुका हुआ था और मतलब वृक्ष के नीचे निवास करने के लिए विवश थे। कहता है नेक्स्ट अगले पंक्ति में कि स्वर्ण सस्य पर पतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित
शरदेंदु हासिनी भारत माता ग्राम वासिनी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि स्वर्ण शशि पर पत्तल लुंठित, यानी भारत जो देश है जहाँ पर पहले हरियाली थी और अंग्रेजों के क्रूर अत्याचार के कारण उनके पैरों तले उन्हें रौंदा जा रहा था। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, और धरती के जैसा जो है वह सहनशीलता भरी भाव में जो है मन कुंठित होते हुए भी उनके अत्याचारों को भारतीय लोग सह रहे थे। क्रंदन कंपित, यानी कि रो रहे थे। अधर मौन स्मित, इनकी जो अधर था वह मौन था और स्मित था। ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा की प्रकाश जो है के द्वारा धुंधले दृश्य के माध्यम से यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत स्पष्ट करते हैं कि अंग्रेज़ों का इतना क्रूरता भरा शासन था उस समय भारत पर, जो कि ऐसा लगता था मानो जो कि शरदेंदु यानी कि शरद ऋतु का जो चंद्रमा था और उसके ऊपर छाया हो कोहरा बनकर। तो आगे देखिए कि अगले पंक्ति में जो है सुमित्रानंदन पंत क्या कहते हैं। तो यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए सही कर रहे हैं तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं। कहता है, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभवाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी भारत माता ग्राम वासिनी। यानी चिंतित भ्रिकुटी, उनकी जो भौहें थी वह चिंतित थी, और क्षितिज तिमिरांकित यानी कि अंधकार से जो है ऐसा प्रतीत होता है कि क्षितिज जो है अंधकार में हो चुका था। नमित नयन, उसका जो नयन था वह झुक गया था। नभ वाष्पाच्छादित, और नभ में आकाश जो है वाष्प से ढका हुआ था। आनंद श्री छाया शशि उमित, उनकी जो मतलब आनंद मन होता है सर जो था उस श्री छाया शशि उमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी भारत माता ग्राम वासिनी, यानी कि जो गीता को प्रकाशित करने वाला देश था भारत, वह आज अंग्रेज़ों के अत्याचार के कारण जो है, जिनकी सभ्यता और संस्कृति अन्य देशों की तुलना से बेहतर थी, लेकिन आज अंग्रेज़ों के अत्याचार के कारण जो है वह मतलब विवश थी। ऐसा इस पंक्ति के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत कहते हैं। लेकिन अगले पंक्ति में कहते हैं कि वे सफल आज उसका तम तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधूपम, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी भारत माता ग्राम वासिनी। आज जो है भारत माता का सफल हुआ है तप और संयम, क्योंकि उन्होंने जो है संयमतापूर्वक जो है अपने बच्चों को अपने स्तनपान कराकर जो है सही अर्थों में जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और जब लोगों में एकता बढ़ी तो वे धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्ति के लिए उनसे लड़ने लगे, और जो भय बाधा उनके चेहरों पर थी वह मिट गया, और अंतोगत्वा अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। इसलिए उनको जग जननी और जीवन विकासिनी से भी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत भारत माता को कहते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।